Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स के एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन और कवर करेंगे हम लोग जो 20 और 21 इन दोनों डेज के जो एडिटोरियल्स हैं उनको। बाकी ये 21 का है एडिटोरियल और ओपिनियन वाला पेज इसके ये तीनों के तीनों एडिटोरियल्स। ये 22 का है, इसके ये तीनों एडिटोरियल्स। ये हम इकट्ठे जो एडिटोरियल्स जो है इनका एनालिसिस करेंगे, यानी कि 6 टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। बाकी ये जो ओपिनियंस वाला सेक्शन है जिसके अंदर ये 4 ओपिनियंस होते हैं, अगर आप ये लेक्चर जो है सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 2024 के ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं और 25 के मई तक के जो है वो मौजूद हैं। आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इनको सुन सकते हैं। ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी कंटिन्यू है। इन एरियाज़ में ये आपकी मदद करेगा, ख़ास तौर पर इंग्लिश ऐसे में। ये करंट ग्लोबल इश्यूज़, ये नेशनल इश्यूज़, ये पीडीएफ जो है इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं अपने एडिटोरियल्स। गजा हॉरर क्या लिखता है इस सारे के अंदर? गजा को डिस्कस किया और एक ही बात जो है नई आई है वो ये वाली है कि इसराइल विल टेक कंट्रोल ऑफ ऑल द टेरिटरी, कि इसराइल जो है वो गजा का फुल कंट्रोल लेना चाहता है। ये कहा है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, जो कि इसराइल का है, कि वो गजा का पूरा कंट्रोल ले लेंगे। बाकी सारी चीजें इसके अंदर पुरानी है, कोई नई चीज है। अक्टूबर 7, 2023 इस दिन जो है ये काम शुरू होता है। वैसे तो ये कई सालों पुराना काम है, इशू है, लेकिन ये जो करंट एपिसोड चल रही है, करंट जुल्मों सितम चल रहा है, ये इस दिन शुरू होता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है इस एडिटोरियल में, क्योंकि अगर इस एडिटोरियल को मैं डिस्कस करूं वो तो 1 मिनट का काम है। अब मैं आपके साथ ना एक हल्का सा डिस्कस करूंगा ओवरव्यू 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की डेट तक, यानी कि 21 मई 2025 तक क्या हुआ गजा के अंदर। ठीक हो गया? तो आपने अब गौर से सुन लेना है। एक दफा इसको गौर से सुन लेंगे ना तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम गजा से रिलेटेड जो जो भी चीजें हुई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर। तो अब शुरू करते हैं इसको। ठीक है, पहले इस एडिटोरियल में मोटा मोटा क्या उसने लिखा? उसने कहा कि जो गजा के लोग हैं उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है। यूके, कनाडा, फ्रांस सारे के सारे इसराइल के साथ मिले हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से ये काम शुरू है और 53,000 के करीब जो गजा के लोग हैं, मुसलमान हैं, वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें औरतें, बच्चे, मर्द सारे शामिल हैं। और अब इसराइल ने ऐलान किया है कि वो गजा का फुल कंट्रोल, उसकी जो ज़मीन है उसका हासिल करना चाहता है। गजा के अंदर लोग भूख से जो है वो मर रहे हैं, बुरा हाल है। तो यहाँ पर वो कहता है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को रोके, वो कि जो मर्डर वो कर रहा है। यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप ये काम कर सकता है कैसे? उसने कहा कि इसी ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो न्यूक्लियर वार होने वाली थी उसको रोकने में मदद की। यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने में ये मदद कर रहा है। ईरान के साथ ये एक पीसफुल न्यूक्लियर ट्रीटी करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पीसफुल ये काम कर रहा है। तो क्यों ना ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये गजा की तरफ भी जाए और इसको भी पीसफुल तरीके के साथ सॉर्ट आउट कर दे। और इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ यूएसए इतना ही कर देना कि इसराइल को जो है मिलिट्री और फाइनेंशियल एड देना बंद कर दे तो सारा मसला हल हो जाता है। ये लिखा बेटा इसने इस एडिटोरियल में। अब हम लोग चलते हैं अक्टूबर 7, 2023 कि उस दिन ऐसा क्या हुआ जो आज का दिन हमारे सामने आया। ठीक है, तो चलें जी। पहले तो आप लोग देखें, ये मैप आपके सामने मिडल ईस्ट का मैंने शो करवाया है। ये है लोकेशन, ठीक है, यहाँ पर इसराइल है, साथ में गजा है। ठीक है, अगर इसको देखें तो गजा स्ट्रिप है एक, ये रेड कलर की,
साथ में ये वेस्ट बैंक, जब इन दोनों को इकट्ठा किया जाता है तो फ़लस्तीन बनता है। बाकी ये वाला जो आपके सामने है, जो ये क्या है, इसराइल है। यहाँ तक हो गया। अब जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पर एक्टिविटी शुरू हुई है गज़ा के अंदर। यहाँ पर तो चल ही रही थी हल्की फुल्की, लेकिन यहाँ पर चली है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी अक्टूबर 7 2023 से पीछे जो हिस्ट्री है वो ये वाली है कि फ्रॉम 1947 से लेकर 2011 और उसके बाद कहाँ तक जो है, ये आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, तो गज़ा के अंदर पहले गज़ा को समझ लेना आपके लिए ज़रूरी है कि गज़ा है कैसा। बेसिकली गज़ा बेटा ये समंदर के किनारे पे है, मेडिटेरियन सी जो है इसको लगता है। ठीक हो गया एक साइड से। बाकी जो दूसरी साइड से, दो साइडों से इसको इसराइल लगता है, और एक साइड से इसको इजिप्ट, जिसको हम लोग मिस्र कहते हैं, उसकी बाउंड्री लगती है। और यहाँ पर आपको ये रफा क्रॉसिंग भी नजर आ रही होगी। गजा के जो मेन तकरीबन 5 हिस्से हैं। एक ये है बेत हनून है, एक जबालिया है, एक गजा है, एक दारुल बला है और एक खान यूनस है, और ये रफा क्रॉसिंग है। ठीक हो गया। अब इस तरह से आपको समझ आ गई कि इसके ये जो 5 जो मेन है, जैसे नॉर्थन गजा है, गजा सिटी है, देर बला है, खान यूनस है, रफा है, तो ये इसके मेन है। बाकी ये 41 किलोमीटर इसकी एक साइड पे है, 10 किलोमीटर एक साइड पे है, तो इस तरीके से है। अब इसके बाद एक और चीज़ आपको बताता हूं कि ये जो बाउंड्री इसको लगती है ना, जो इसराइल को, ये बेटा बाउंड्री कोई आम बाउंड्री नहीं है। अब ये आपने देखना है ये कैसी है। ये बेटा जस्ट लाइक दिस, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, इस जैसी दीवार बनाई गई है। इसके अंदर लोहे की प्लेटें हैं नीचे तक गहराई पे। यानी कि मैं सादा अल्फाज में आपको कहूं तो बेटा ये जो चीज़ है ना, इस साइड से भी इनको ब्लॉकेड किया हुआ है, करंट ब्लॉकेड, इस साइड से भी, इस साइड से भी। यानी कि गजा एक जेल है, एक प्रिजन है। यही वजह है कि गजा के नीचे बहुत ज्यादा आपको टनल्स मिलती हैं। उन टनल्स के थ्रू वो इजिप्ट की तरफ और बाकी मामलात करते हैं सारे के सारे, क्योंकि इस तरह से उनको एक जेल के अंदर रखा गया है पिछले कई सालों से। ठीक हो गया, यहां तक आपको समझ आ गई। अब मैं आगे चलता हूं कि हुआ क्या था उस दिन। हुआ उस दिन ये है, अब गजा के अंदर जो समझ लें मिलिट्री है गजा की, या जो समझ लें कि फोर्स है, उसका नाम है हमास। हमास ने अटैक किया यहां से इसराइल पर, और इसराइल के कुछ लोगों को अरेस्ट किया, यानी कि अगवा किया, और वापस गजा में आ गए। अब जो इसराइल था उसको एक बहाना चाहिए था, उसको बहाना मिल गया, उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसके बाद जब उसने ऑपरेशन शुरू किया तो बस वो ऑपरेशन आज तक चल रहा है। अब उस ऑपरेशन के अंदर क्या क्या हुआ, आज तक तकरीबन 53,000 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब आप सुनते जाना है आपने गौर फिक्र के साथ। इसके अलावा इस जंग के अंदर इस यहाँ पर तकरीबन 2.1 मिलियन लोग हैं गजा के अंदर। पहले उनको ये कहा गया कि आप ये जो नॉर्थ गजा का इलाका है ये खाली कर दें, हम यहाँ पर ऑपरेशन करने लगे हैं। सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करना शुरू हो गए यहाँ पर आगे। फिर उन्होंने कहा जी हम यहाँ ऑपरेशन करने लगे हैं, फिर यहाँ पर आगे खान यूनस, फिर उनका यहाँ करने लगे हैं, फिर यहाँ आगे। यानी कि सारे के सारे लोगों को माइग्रेशन करने पर उन्होंने मजबूर कर दिया, और एंड पर यहाँ रफा क्रॉसिंग के पास सारे लोग इकट्ठे हो गए। यहाँ पर रफा क्रॉसिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इजिप्ट के साथ बेटा एक पॉइंट है जहाँ से क्रॉसिंग होती है, ये इसकी शक्ल है। और यहाँ से जो है एड वगैरह जो है दी जाती है, किनको, रफा क्रॉसिंग पॉइंट के थ्रू फलस्तीन वालों को भेजी जाती है, गजा वालों को। लेकिन इसराइल ने इसको भी बंद कर रखा है, यहाँ से वो एड भी जो है अंदर जाने नहीं दे रहे। ठीक हो गया जी, तो ये चीज हो गई। अच्छा, ये इस तरीके से फिर चलता रहा। इसराइल ने जो इंटरनेशनल लॉज बनाए गए हैं, लॉज ऑफ वार जो बनाए गए थे, सारे के सारे उनकी वायलेशंस की। लॉज ऑफ वार ये कहते हैं कि आप स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इसराइल ने दबा के किया, यहाँ तक के कैंप्स के ऊपर किया। इसराइल ने जनाब अली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया, यानी कि मशीनों के थ्रू लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, यहाँ पर बहुत कुछ किया।
जितना वो कर सकता था उसने यहाँ पर किया, उसने तबाह किया हर एक चीज को। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये होता है कि इसराइल यहाँ पर गजा स्ट्रिप है, यहाँ पर आपको साथ ही लबनान नजर आता है। तो लबनान वाली साइड से भी एक रेजिस्टेंस इसराइल को फेस करनी पड़ जाती है। और लबनान वाली यहाँ पर हमास है और वहाँ पर हिजबुल्ला है। तो हिजबुल्ला ने आगे से इनको रिस्पॉन्स दिया, इन्होंने फिर हिजबुल्ला की तरफ भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। तो जो ये जंग जो है लबनान तक फैल गई। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आपको ना एक चीज दिखाता हूं, आपको ज्यादा अच्छी क्लियर होगी। इसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। ये है रिंग ऑफ फायर। इसको इसराइल कंसिडर करता है कि ये मेरे इर्द गिर्द एक रिंग ऑफ फायर है। ठीक है। अब ये रिंग ऑफ फायर को सपोर्ट कौन करता है? ईरान सपोर्ट करता है। मतलब क्या है कि यहां से आप देखेंगे, गौर से आपने देख लेना, आपने शायद पहले भी अगर मैंने लेक्चर सुने होंगे तो आपको आइडिया होगा। गजा के अंदर हमास है और इसके साथ साथ जो है हिजबुल्ला जो है वो लबनान के अंदर मौजूद है। ये वो वाले हैं जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। हमास के अंदर, गजा के अंदर हमास को, हिजबुल्ला लबनान के अंदर हिजबुल्ला को, सीरिया के अंदर जो गवर्नमेंट थी बशार अल असद की उसको, इराक के अंदर भी कई फाइटर्स जो हैं जो ईरान के लॉयल हैं, यहाँ पर यमन के अंदर जो हुतीज हैं उनको। तो ये एक सर्कल बन जाता है इर्द गिर्द किसके? इसराइल के। तो इसको अब इसराइल ब्रेक डाउन करना चाहता था। तो इसराइल ने गेम शुरू की हमास से। जब हमास को काफी उसने कर लिया तो उसने वक्ती तौर पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। और जब उसने सीज फायर का ऐलान कर दिया तो साथ ही उसने लबनान की तरफ बम्बारमेंट शुरू कर दी। तो हिजबुल्ला के जो लीडर थे उनको शहीद कर दिया गया। ये वाले हसन नसरुल्ला, ये वाले हमास के लीडर थे, इनको भी शहीद कर दिया गया। ठीक है। तो इनको ये पूरा एक उन्होंने आगे से ये इसके भी सारे इन्होंने शहीद किए प्रॉपरली। ठीक है। तो इनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद ये जो रिंग ऑफ फायर में सीरिया के अंदर बशार अल असद की गवर्नमेंट थी, इसकी गवर्नमेंट चेंज करवा दी गई। और अब वहां पर जिसकी गवर्नमेंट है वो ये वाला भाई है आपका, जो आजकल जो है, पीछे एडिटोरियल भी इसके ऊपर आया था, मैंने पढ़ा था, तो आपने कहा था डिस्कस कर दीजिएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो सऊदी अरेबिया गए हैं, वहां पर इसको भी मिले हैं और इसको जो है उन्होंने सैंक्शंस कहा तुम्हारे ऊपर से खत्म कर देते हैं, ये कौन है वो कौन है। तो ये भी मैं बताता हूँ ये बंदा कौन है। ठीक है। कैसे ये पावर में आया और क्या गेम की गई। अच्छा, तो यहां से इसको मैं अब कहां पर था, हाँ, रिंग ऑफ फायर के ऊपर थे हम लोग। तो यहां पर भी गवर्नमेंट चेंज, हिजबुल्ला उसको भी कमजोर कर दिया गया, हमास को भी कमजोर कर दिया गया, यहां पर भी गवर्नमेंट चेंज कर दी गई, हूतीस के ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं। और अब ईरान की तरफ उन्होंने अपना टारगेट सेट किया हुआ है कि अब इसका क्या करना है। और इसराइल यही चाहता है कि इसको भी तबाह बर्बाद कर दिया जाए ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊं। लेकिन करंटली जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाह रहा है कि बाद मुज़ाकरात से काम जो है वो चल जाए। समझ आ रही है आपको क्या हो रहा है? अच्छा, अब ये तो हो गई चीजें कि वहां पर क्या हो रहा था। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि सीरिया के अंदर गवर्नमेंट किस तरह से चेंज होती है, कि सीरिया में ऐसा क्या काम होता है। तो सीरिया पहले बेटा कंट्री देखें, ये सीरिया है जिसे हम शाम भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसकी गवर्नमेंट थी बशार अल असद साहब की पिछले 20-21 साल से। तो विद इन फ्यू वीक्स गवर्नमेंट गिर जाती है, बल्कि फ्यू डेज की बात करें। ये वो मैप है जो हम लोगों ने उस टाइम डिस्कस किया था। इसके अंदर 27 नवंबर 2024 का ये मैप है। रेड कलर में जो है ये गवर्नमेंट थी बशार अल असद साहब की। और दिसंबर 8 2024 को रेड कलर की गवर्नमेंट बची बशार अल असद की। और द नेक्स्ट डे ये बचा। ये जो दो रेड कलर आपको नजर आ रहे हैं ये बचे। अब ये दो रेड कलर कौन से हैं वो भी बताता हूं। अब बाकी हिस्से के अंदर जिसकी गवर्नमेंट आई वो ये वाला बंदा है। अब ये कहां से आया, इसको समझने के लिए आपको ये मैप देखना पड़ेगा। अब इस मैप के अंदर आपको नजर आ रहा है हु कंट्रोल्स व्हाट इन सीरिया। सीरिया के अंदर एक बंदे की गवर्नमेंट नहीं थी। सीरिया के अंदर रेड कलर में जो है यहां पर गवर्नमेंट थी बशार अल असद की। ये वाला जो है ये यहां पर खालिस्तान क्या ना, खुर्दिस्तान वाले जो हैं, जो तुर्की वाली साइड के हैं वो थे। और ये वाला जो कलर आपको नजर आ रहा है ये है
हयात तहरीरुल शाम, ये वाले, ये इनके पास थी। अब ये वो वाला ग्रुप है जिसको अमेरिका ने बैन किया हुआ था कि इसके लिंक हैं तालिबान के साथ, इसके लिंक हैं अलकायदा के साथ। लेकिन उसके बाद इसराइल ने और अमेरिका ने क्या किया, इस ग्रुप को जो समझ लें कि टेररिस्ट वाली लिस्ट है उसमें से बाहर निकाला, इनके साथ एग्रीमेंट किया और उसके बाद इसको सपोर्ट किया और इसकी इनकी सपोर्ट से इसने क्या किया, यहां पर इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म करके यहां पर अपनी गवर्नमेंट कर ली हयात तहरीरुल शाम वालों ने। और ये जो लीडर है उसका हयात तहरीरुल शाम का, ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले जो बशार अल असद था वो कैसे गवर्नमेंट चला रहा था? बशार अल असद साहब जो रेड कलर वाली सारा इलाका संभाल कर बैठे हुए थे, वो ये संभाल कर बैठे हुए थे विद द हेल्प ऑफ ईरान प्लस रशिया। इन दोनों की मदद से वो ये इलाका बना संभाल कर बैठे हुए थे। लेकिन ईरान जो है वो क्योंकि मसरूफ था, ईरान में से कौन यहाँ पर था? यहाँ पर हिजबुल्ला था। ईरान की तरफ से हिजबुल्ला के लोग यहाँ पर इसकी मदद कर रहे थे बशार अल असद की, और रशिया जो है वो मदद कर रहा था और इसकी गवर्नमेंट जो थी यहाँ पर खड़ी थी इन दोनों के सहारे। लेकिन हिजबुल्ला जो है वो लबनान के अंदर जब फाइटिंग होती है तो वहां पर उनका मेन लीडर शहीद हो जाता है और इसके अलावा और कई लीडर्स जो हैं वो शहीद होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हिजबुल्ला वीक पड़ जाता है। इन द सेम फैशन जो रशिया है वो यूक्रेन के अंदर जंग में मसरूफ हो जाता है, तो इस बंदे के ऊपर जब ये एकदम से ये इसराइल और यूएसए की मदद से दावा बोलते हैं, तो इससे पहले कि रशिया और ईरान इनकी मदद को आता, गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। रशिया ये फिर यहाँ से जहाज़ में बैठता है और रशिया चला जाता है बशार अल असद साहब। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजबुल्ला की तो समझ आती है, रशिया यहाँ पर क्या? तो बेटा रशिया यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है, ये है आपको मैप, कौन सा मैंने दिखाया था, एक मिनट है, हम्म, ये वाला मैप। यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये 2 पॉइंट रेड आपको नजर आ रहे होंगे, सिर्फ यहां पर गवर्नमेंट बची थी, आने वाले दिनों में यहां पर भी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली दीज आर द पोर्ट्स ऑफ व्हाट, ऑफ सीरिया। रशिया इन पोर्ट्स का इस्तेमाल करता था अपनी नेवी के लिए। यहां पर रशिया की नेवी आती थी, क्यों आती थी? देखिए, अब यहां से आपने गौर से इस मैप से समझना है, ये यूक्रेन है, ये रशिया है। अब यहां पर जो है आपके सामने ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने अभी नुक्ता लगाया है। अब रशिया की नेवी मेडिटेरियन सी में रहती थी, यहां से वापस जाती थी, इसी पोर्ट के ऊपर उसका सारा मेंटेनेंस, उसकी सर्विसेज, उसका तेल पानी चेंज करना जो भी है वो यहां पर करते थे। और यहां पर स्टे करने के लिए जरूरी है कि सीरिया के अंदर उस बंदे की गवर्नमेंट हो जो आपका दोस्त हो, ठीक है। लेकिन अब अगर यहां पर नहीं होता पोर्ट, तो फिर इस मेडिटेरियन सी के अंदर आने के लिए, रहने के लिए, जब तेल वगैरह चेंज करना है या कोई भी सर्विसेज करनी है तो उनको वापस जाना पड़ेगा कहां? रशिया, जो कि एक अच्छा खासा फासला है जाने का भी और आने का। सो ये बेनिफिट वो यहां पर ले रखे थे, मेडिटेरियन सी के अंदर उनकी प्रेजेंस थी बाय यूजिंग व्हाट, रशिया, बाय यूजिंग सीरियन पोर्ट्स यहां पर जो थी। लेकिन अब क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट जो है चेंज हो गई है, तो अब यहां पर किन की बात मानी जाएगी? इसराइल की और यूएसए की। सो द मेन पर्पस वाज टू जस्ट डिस्ट्रॉय दैट रिंग ऑफ फायर, जिसमें से काफी हद तक वो डिस्ट्रक्शन कर भी चुका है। और उसके बाद अब वो गजा के ऊपर पूरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, तो उसके अंदर फिर आप सब समझदार हैं। इस पट्टी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर वही नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हैं, और बाकी उनका जो ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट है वो भी मौजूद है। तो इस तरीके से बेटा ये पूरे साल डेढ़ के अंदर ये मामला चलते रहे, और साथ में आपकी जो स्यूज कनाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका फैक्टर भी है। बिकॉज अगर आप यहाँ से देखें तो ये है सुइज कनाल, जो ये इजिप्ट है तो ये वाला हिस्सा भी इजिप्ट के पास है। अब जो इसराइल है उसकी नेक्स्ट ख्वाहिश होगी कि वो इस हिस्से को भी अपने कंट्रोल में ले ले, ताकि सुइज कनाल जो है वापस उसके कंट्रोल में
चली जाए, लेकिन इस हिस्से को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, जिसको सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, कोई बहाना तो चाहिए। और बहाना फिर वही होता है जिस तरीके से बहाना बनाया इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए कि जनाब अली आपके मुल्क के अंदर टेररिस्ट हैं जो हमारे अंदर आते हैं, यहाँ पर हाइड आउट्स हैं, तो यहाँ पर भी यही बहाना बनाया जाएगा कि ये वो वाला इजिप्ट का इलाका है जहाँ से हमारे ऊपर अटैक किए जाते हैं, तो हम भी अटैक कर रहे हैं। एंड फाइनली आस्ता आस्ता ये जो सीज कनाल है इसको भी अपने कंट्रोल में किया जाएगा। होप अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये सारा कुछ पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो है हुआ है, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी कंटिन्यू है। ठीक है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है वो गज़ा वालों को करना पड़ रहा है कि उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं, एआई का इस्तेमाल करके, मशीनों का इस्तेमाल करके, और बाकी सारी की सारी दुनिया खामोश है। और जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक और एंगल को एक्सप्लोर करूँ, तो वो एंगल है आपका यूएनओ, आपका ओआईसी, आपका जो है दूसरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपके ह्यूमन राइट्स वाले, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपकी जो है पाकिस्तान की मलैला यूसुफजई, पाकिस्तान की उबैद चनोए, और जो मर्जी, सारे खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? क्योंकि यहाँ पर जो जुल्म करने वाला है उसकी बैक के ऊपर एक ताकतवर मुल्क यूएसए खड़ा है। तो यहाँ से फिर आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। अब मलैला यूसुफ जी आ जाती है भाग कर बोलने के लिए मुसल पाकिस्तान की गर्ल्स के राइट्स के लिए, अफ्रीका की गर्ल्स की एजुकेशन के राइट के लिए, तो क्या वो बच्चियां जिनका रेप किया जा रहा है फ़लस्तीन के अंदर, जिनको मारा जा रहा है, जिनको भूख से मारा जा रहा है, उनके लिए नहीं कोई बोल सकता? कोई नहीं बोलता, उसके लिए कभी कमेंट नहीं आएगा इनका। उबैद चुनाई ने जी रिवर गर्ल इन द रिवर बना ली, डॉक्यूमेंट्री एक और बना ली, तो उसके अंदर भी दिखाया गया कि किस तरह से पाकिस्तानी औरतों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, और जाकर ऑस्कर अवार्ड जीत लिया, और क्या बात होगी। सो अब बनाए ना आप डॉक्यूमेंट्री, अब आप बनाए डॉक्यूमेंट्री कि क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, वहां पर औरतों के राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही फ़लस्तीन के अंदर। अब बनाए डॉक्यूमेंट्री और अब लेकर आए ना आप ऑस्कर अवार्ड, तो पता चले मेरिट का। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज दैट इज द क्रिटिकल एनालिसिस, इसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। यूएनओ बनाने का मकसद क्या था? यूएनओ बनाने का मकसद ये था कि ये वार को रोकेगी, कोई ऐसा काम जो होगा उसको रोकेगी जिससे जंग लग सकती है। और इसके अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर जब भी जंग बंदी की बात की जाती है, यूएसए आकर वीटो कर देता है, जो कि बड़ा बना पड़ता है दुनिया का ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाला। वेयर इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, वेयर इज द ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एंड मल्टीपल अदर थिंग्स, वेयर इज जो इनका वेस्टर्न मीडिया है, कहाँ पर है? सीएनएन, बीबीसी, सब जो है वही लैंग्वेज बोलते रहे हैं और हम डिस्कस करते रहे। सो दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड रन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मजबूत है, स्ट्रांग है, सारे उसकी तरफ हो जाते हैं, बेशक वो इंसान है, बेशक वो मुल्क है या कोई भी है। ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन यूज दैट डाटा इन योर एग्जाम फॉर द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दीज एलिमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं जी आपका क्लाइमेट प्लानिंग। क्लाइमेट प्लानिंग के अंदर वो यही कहता है कि जनाब अली पाकिस्तान के अंदर जो है हीट वेव आई हुई है, और ये सारा का सारा क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, और इसके बारे में वो बातें करता है आपके साथ। क्लाइमेट चेंज आपका मेन टॉपिक रहेगा। कहता है फ्रेश हीट वेव आई है, और उससे आपके रिजल्ट आपके सामने ही है कि कैसे दुनिया के लिए, लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है। बाकी वो एक और काम बताता है कि 300,000 ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो बन गई हैं नई। पहले जो कनाल्स लेक्स थी अब और बन गई हैं। क्यों बन गई हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो ग्लेशियर्स कवर है, जो ग्लेशियर्स के ऊपर बर्फ़ है, वो ज़्यादा स्पीड से पिघलना शुरू हो गई है, और उससे क्या होगा, एटलीस्ट 7.1 मिलियन लोग जो है इसके नीचे जो रहते हैं वो डिस्टर्ब होंगे। पहले ये होता था कि बेटा एक मौसम के अंदर जमती थी ग्लेशियर्स के ऊपर, फिर एक मौसम के अंदर बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती रहती थी, और दरियाओं में पानी आता रहता था, लोग इस्तेमाल करते रहते थे। लेकिन अब जब एकदम से बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी एकदम से आकर चला जाएगा, तो बाद में पानी का क्या करेंगे? बाद में कमी हो जाएगी।
तो कहता है जो थर्ड पोल, वैसे तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, दोनों तरफ बर्फ है, तो थर्ड पोल वो कहता है जो हिमालय, कराकोरम, हिंदकुश जो माउंटेन्स रेंजेस हैं हमारे नॉर्थन एरियाज के अंदर पाई जाती हैं, इनको कलेक्टिवली वो थर्ड पोल कहता है। तो कहता है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह डिस्टेबलाइज हो चुकी हैं, पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है उसका मसला बनता जा रहा है। 2 मिलियन लोग जो साउथर्न एशिया के हैं वो डिस्टर्ब होंगे जब इतनी तेजी से ये जो बर्फ है पिघलेगी। इंडिया दूसरी तरफ जो है वो कहता है मैंने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर देना है, उससे फिर आने वाले दिनों में लड़ाई झगड़ा जो है इस मुल्क दोनों मुल्कों के दरमियान होगा, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज का दोनों को सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक तरफ तो ये हो गया। अब दूसरी तरफ गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोकल लेवल के ऊपर जो बिजली देने वाली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जनाब अली लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया है उन इलाकों के लिए जहां पर रिकवरी नहीं होती। अक्सर ये क्वेश्चन किया भी जाता है कि पाकिस्तान के पास अब तो बिजली काफ़ी है बेचने के लिए, तो बेचते क्यों नहीं है, लोड शेडिंग क्यों होती है? तो लोड शेडिंग होने का एक देयर आर मल्टीपल रीजंस एंड वन ऑफ देम, जिस इलाके की बिजली जितनी ज़्यादा चोरी होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पर लोड शेडिंग होगी, क्योंकि वह देखते हैं कि इस इलाके को हमने 100 यूनिट की बिजली फरोख्त की तो कि हमें रिकवरी कितनी हुई। अगर तो 100 यूनिट की ही रिकवरी हो गई है तो इसका मतलब है कि बिजली ज़ाया नहीं हुई, तो फिर आपको पूरी बिजली जाएगी। लेकिन अगर 50% रिकवरी हुई है इसका मतलब है 50% चोरी हो गई है, तो फिर ज़्यादा टाइम में वो लोड शेडिंग ही रखेंगे आपके घरों में। तो कहता है फिर वही बात है कि जो मेन शहर है वहाँ पर तो बिजली आती रहेगी, जो अर्बन स्लम्स हैं और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर वहाँ के लोगों को अब इसकी सज़ा मिलेगी, जो ईमानदार हैं उनको भी सज़ा मिलेगी। ठीक हो गया, बिजली आएगी नहीं ज़्यादा देर तक। तो इसके साथ साथ वो कहता है कि कराची के अंदर आपको पता ही है कि एक वो बड़ी जो मेन पाइपलाइन है वो फट गई है कराची यूनिवर्सिटीज़ के पास ही, तो कराची सिटी को पानी की भी डिस्टर्बेंस है, तो साथ में उसका जिक्र भी वो यहाँ पर कर देता है। होप आपको अब इसमें से पता चल ही गया होगा कि क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हीट वेव्स और सारा कुछ आ रहा है और उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फील्ड ऑक्शन जी, फील्ड ऑक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ पावर प्लांट्स हैं अपने पुराने ना स्क्रैप जो है उसका जो मलबा है वो बेचने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, ऑक्शन किया है, लेकिन कोई खरीदने नहीं आया। ये बात करता है और उसकी वजह है टैक्स। कहता है गवर्नमेंट जो है उसने कोशिश की है कि 3 उसके थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको वो बेच दे, लेकिन इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस ही नहीं शो करवाया। इसका मतलब है कि जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है इनकी वो फेल हो रही है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ये कहा है एक तो हम पहले पैसे दें आपको खरीदने के, फिर उसके ऊपर एक अच्छा खासा आप टैक्स भी डिमांड कर रहे हैं, तो ये तो फिर हम नहीं देंगे। तो कहता है तो सारा स्क्रैप ही ना। फिर इसके अलावा एक और भी चीज़ है, उन्होंने कहा है जो खरीदने वाले हैं कि इसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं या जितने भी हिस्से हैं उनका अलग-अलग बताया जाए कि ये इसकी क्या क्वालिटी है, कितना ठीक है और इसकी क्या चीज़ आप लोगों ने कितने पैसों की लगाई है, ताकि फ़ैसला करने में आसानी रहे। आप लोग ऐसा कर नहीं रहे, आप लोग कह रहे हैं कि इकट्ठा ही खरीद लो, कोई हम लोग बता नहीं रहे कि एटम वाइज़ जो है उसको नहीं बता रहे उसकी प्राइसेज़। कहते हैं हालाँकि ये एक लीगल जो डिमांड है कि एटम वाइज़ जो है पार्ट्स वाइज बताया जाए कि क्या किसका कैसा स्टेटस है, तो ये आप लोग नहीं बता रहे, जिसकी वजह से जो जामशोर जो था वह उसका जो था पावर प्लांट वहाँ पर सिर्फ एक बिडर आया है और दूसरे 2 जो मुजफ्फरागढ़ और फैसलाबाद वाला है वहाँ पर आया ही कोई नहीं है खरीदने के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने दोबारा से मई 30 की डेट रख दी है, रीशेड्यूल कर दिया और साथ में क्वेटा और गुड्डू का जो है 2 और पावर प्लांट अटैच कर दिए हैं कि नेक्स्ट टाइम अब इन पाँचों के ऊपर बोली होगी। और साथ में अब गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हम टैक्स जो हैं वो नहीं लेंगे इन चीज़ों के ऊपर, आप बस खरीदने की बात करें। तो राइटर कहता है कि जो चीज़ें पहले करनी चाहिए थी अब झटका लगवा के तो अब ये लोग कर रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है, फिर ऐसा प्राइवेटाइजेशन में नुकसान होता है। अगर पहले से अच्छा होमवर्क किया होता तो फिर अच्छी ऑप्शन होनी थी, लेकिन पहले ये होमवर्क करते नहीं हैं, फिर इस तरह की सूरत हाल बना लेते हैं कि जो लेने वाला है फिर वो नखरे करता है, तो फिर गवर्नमेंट को सस्ता बेचना पड़ता है। जैसे कि पीएई के केस में के अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि पीएई पिछले साल जब बेचने लगे तब भी इनको बिडर नहीं मिल रहा था, एक ही बंदा मिला था। ठीक हो गया। तो ये जो है जी प्राइवेटाइजेशन के पर्सपेक्टिव में वो बात करता है यहाँ पर। नेक्स्ट है ड्रा डाउन आपका, ये अब आपका चौथा एडिटोरियल है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से पर्सपेक्टिव में वो यहाँ पर बात करता है, जो जंग है सीज फायर कहता हो गया दोनों मुल्कों के दरमियान, और डीजी जो है मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों के वो एक दूसरे से टच में हैं, लेकिन अब आगे करना क्या है, कैसे हम लंबे अरसे तक सुकून से रह सकते हैं, उसके लिए हमें स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। उस स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में क्या होगा कि फेज रिडक्शन होनी चाहिए, कि यानी कि जो बॉर्डर है वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो
फौजी कायनात हैं, सोल्जर्स हैं, उनकी तादाद को कम करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान रेंजर्स और इंडिया वाली साइड पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ताकि क्या होगा, नॉर्मल सिचुएशन पैदा हो सके। और इसके साथ साथ अब वो कहता है पॉजिटिव साइंस हमें क्या नज़र आना शुरू हुए हैं कि अफ़गान ट्रांजिट जो है, वाघा बॉर्डर जो है, तारी बॉर्डर जो उसको खोल दिया गया है और वहाँ पर अफ़गान जो तजारत है वो शुरू हो गई है। सिख जो आते थे पाकिस्तान में अपना हज करने के लिए, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो खोल दिया जाएगा, क्योंकि न्यू दिल्ली ने इसको बंद किया था। तो आपको पता है वो गुरु नानक की जो मज़ार है पाकिस्तान में, वहाँ पर आते हैं, तो वो भी ये ऑप्शन है उनके लिए कि खोल दिया जाएगा आने वाले दिनों में। तो ये पॉजिटिव साइंस हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं। बाकी वो कहता है कि ये चीज़ें जो है लोगों के लिए बेनिफिट्स देने वाली चीज़ें, जैसे ट्रेड है और स्पिरिचुअल जो अब हज वगैरह है इनके सिखों के, तो ये चीज़ें जो है इनको माना नहीं करना चाहिए। डुअल सोल्यूशन के अंदर वो कहता है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि एक दूसरे से जब लोग मिलेंगे तो एक दूसरे के बारे में अच्छी राय जब डेवलप होगी, तो उससे दोनों कंट्रियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा कर सकेंगे। और माजी में भी ऐसा हुआ है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के काफ़ी करीब आए थे, तो लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से वो एक्सप्लेन कर देता है इसको। अनयूजुअल बेंचमार्क, आईएमएफ की बात करता है कि पाकिस्तान के ऊपर उसने कुछ बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब बेसिकली होता है कि कोई लिमिट सेट कर देना, कोई स्टैंडर्ड सेट कर देना। गेज नहीं होती, जिस तरह हम गेज किसी चीज़ को मेजर करने का जो पैमाना होता है। तो क्या आईएमएफ ने कहा है? आईएमएफ ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर जो है ये कुछ चीज़ें कही हैं। बजट 2025 और 26 के हवाले से उन्होंने कुछ कहा चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, गैस टैरिफ की बातें की हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। बहरहाल अक्सर मैं आपके साथ एक वर्ड बोला करता था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। बोलता था ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सही करना है तो आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। अब बेटा इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती क्या हैं। बहरहाल इनका कहना है कि आईएमएफ ने जो पैकेज चीज़ें कही हैं कि ऐसा करो, टैरिफ बढ़ाओ, उससे वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उसके अंदर होंगी। जैसे सब्सिडीज़ जो अमीर लोगों को दी जाती है उसको बंद कर दिया जाए। जो गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए, कंपटीशन जो है उसको बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिटिवनेस जो है उसको भी बेहतर किया जाए और एनर्जी सेक्टर को बेहतर किया जाए। उसके साथ साथ टैक्स नेट जो है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, टैक्स नेट से मुराद ये है कि जो टैक्स नहीं दे रहे उसको टैक्स के अंदर लेकर आया जाए। एग्रीकल्चर है आपका, रियल एस्टेट है आपका, रिटेलर्स हैं आपके, उनको लेकर आया जाए। ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल, आपके जुडिशरी, इनको जो है इनके ऊपर जो टैक्स की छूट है उसको ख़त्म किया जाए। सो फिर इससे इसके साथ साथ जो आपकी जो है स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं, एसओईज, जिसके अंदर पीआईए है, पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, या कोई भी ऐसी जो गवर्नमेंट को पल्ले से पड़ रही है उसको क्या प्राइवेटाइज कर दिया जाए। पेंशन्स के अंदर जो है क्या किया जाए, रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को कहते हैं आप लोग असल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि फिर आपका जो है बड़े लेवल के ऊपर चेंजेस आती हैं। तो यही जो है आईएमएफ जो है वो कह रहा है। बहरहाल राइटर कहता है स्टेबिलिटी तो हासिल की है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, लेकिन स्टेबिलिटी का जो है वो कमज़ोर है, क्योंकि आप लोगों ने ग्रोथ हासिल नहीं की। अब इसके लिए फिर वही बात, आप लोग 12 मार्च जो है 2025, यहाँ पर मैं लिंक अटैच कर देंगे हम लोग, वो लेक्चर सुने एडिटोरियल्स का। वो अगर आपने नहीं सुना, उसके अंदर मैंने डिस्कस क्या किया था आपके साथ मैंने डिस्कस किया था उसके अंदर द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड ग्रोथ। ठीक है, तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं होती, क्योंकि आप जो गवर्नमेंट जो तरीका इस्तेमाल करती है इन्फ्लेशन को कम करने का, वो है ही ऐसा कि उससे ग्रोथ ही नहीं होती। तो वहां से आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि जो प्रोग्राम है आईएमएफ का उसको उसको प्रायोरिटी रखकर जो है पाकिस्तान को चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करेगा, तो फिर ही पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बेहतर हो सकेगी और साथ में ग्रोथ हासिल पाकिस्तान कर सकेगा। बाकी जो मेन चीज़ है वो बेटा ये वाली है आपकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वाली। सेलिब्रेटिंग सरबाज आपका सिक्स्थ एंड लास्ट एडिटोरियल है। सिरबाज लड़के का नाम है जनाब, ये पाकिस्तानी लड़का है, पहाड़ों पर चढ़ता है और इसने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि 8000 मीटर की जो पीक्स थी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना, वहां पर ये चढ़ा है। ठीक है, जितनी भी 8000 मीटर वाली पीक्स हैं, यानी कि जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर या इससे ज़्यादा है, उनको इसने क्या किया है, उनके ऊपर बगैर ऑक्सीजन लेकर गए, ये उनको उसने
क्या उसे कहते हैं, उनके ऊपर चढ़ गया है, उनको इसने फतह कर लिया। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक एजाज़ की बात है, बड़ी इज़्ज़त की बात है। ठीक हो गया, तो ये काम किया इस लड़के ने। इस लड़के के बारे में बताते हैं कि 20 साल पहले जब ये 9th क्लास में पढ़ता था, तो ये K2 का जो बेस कैंप है वहाँ पर गया था एज़ ए कुक, असिस्टेंट कुक। जाता था, उस इलाके के लोग जाते हैं जो बाहर से आते हैं ना माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए, उनकी हेल्प के लिए वो जाते हैं। इसके अलावा जनाब अली ये हाई एल्टीट्यूड पोर्टर की जॉब भी करता रहा है। ये एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आप लोग सामान वगैरह उठा के जो पहाड़ियों पर चढ़ने वाले होते हैं उनके साथ जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो ये काम ये करता रहा था, लेकिन उसके बाद इसने अपना एक गोल सेट किया और अली सदपारा जो था इसका वालिद था, उसका ये ख्वाब था कि वो 8000 प्लस वाली जितनी भी हैं उनको फ़तह करे, लेकिन वो रास्ते में ही उसकी फौत हो गया। तो इसने उसका ख्वाब पूरा कर दिया। तो राइटर कहता है कि अब हमारे मुल्क को चाहिए कि इस बंदे को, जो इसने ये काम किया है, उसको उसका ड्यू मिलना चाहिए, यानी कि सेलिब्रेट करना चाहिए। इसके साथ-साथ उसको रिकॉग्नाइज़ भी करना चाहिए, उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, उसको फंडिंग भी करनी चाहिए, उसको एक अच्छा लाइफ़स्टाइल भी देने की ज़रूरत है और बाकी भी उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए और साथ-साथ जो है अगले पाकिस्तानी जनरेशन को वो क्या कर सके, ट्रेन कर सके, ऐसी उसको फैसिलिटीज़ देने की भी ज़रूरत है। तो ये पाकिस्तान को चाहिए कि वो करे। ठीक है? तो ये बेटा था आपका लास्ट वन, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। ठीक हो गया। जो बाकी ओपिनियंस के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और बाकी फाइनल वर्ड्स वही हैं। इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।